हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2024 के पेपर 2 के सॉल्यूशन। मेरा नाम है अभिनंदन भंडारी, योर एबीएन सर, और हम लोग यहाँ पर फिजिकल इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन कवर करने वाले हैं। अगर कंपेयर करें पेपर 2 को पेपर 1 से तो ये स्लाइटली थोड़ा टफर साइड पे था, थोड़ा ट्रिकी भी था, बट फिर भी काफ़ी डुएबल था, इजीली करा जा सकता था अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक एक करके हम लोग सारे सवाल डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं पहले सवाल से। तो जो पहला सवाल है ये बोर्स मॉडल से है। टॉपिक नेम आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, और बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स में कवर होता है और केमिस्ट्री में कवर होता है। हमसे यहाँ पे बात की जा रही है कि द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। तो हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें बताना है कि किस केस में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो फेयरली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आप देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपका टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर सब्सटीट्यूट करें तो जाएगा +13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जेड आपका एटॉमिक नंबर होगा और एन आपका ऑर्बिट नंबर है। तो हमें यहाँ पे सिंपली जेड और एन का रेशियो देखना है, और जिसके लिए रेशियो मैक्सिमम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अगर आप देखें फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए अगर जेड देखेंगे तो जेड इसके लिए आपका 1 है, और अगर n की बात करें तो n भी आपका यहाँ पे 1 है। तो z और n का रेशियो 1 आ जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, देख लेते हैं, z और n का रेशियो अगर देखें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम n सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो z आपका अगेन 2, और n अगर देखें तो n आपका 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है। तो यहाँ पे z और n का अगर रेशियो देखेंगे तो z और n का रेशियो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ध्यान रखें, z और n का अगर रेशियो ज़्यादा है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर सी ऑप्शन की बात करें सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, तो अगेन जेड आपका यहाँ पे 2, एटॉमिक नंबर 2 है, राइट। और एन अगर देखें तो सेकेंड ऑर्बिट है तो एन आपका 2। तो यहाँ पे भी जेड में एन अगर देखेंगे तो 2/2 दैट इज 1, राइट। और अगर ऑप्शन डी की बात करें सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, तो यहाँ पर लिथियम आयन के करस्पॉन्डिंग जेड आपका 3 और सेकेंड ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एन आपका 2। तो यहाँ पर अगर अपन जेड बाय एन देखेंगे तो जेड बाय एन विल बी नथिंग बट 3/2। तो हमें देखना है कि 3/2 हमें देखना है कि जेड बाय एन आपका कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट के लिए 1 है, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 1 है, और फोर्थ के लिए 3/2 है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है इसमें जेड बाय एन आपका मैक्सिमम है, एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी भी आपकी ज़्यादा होगी, राइट। तो एक सिंपल सवाल था फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपका फॉर्मूला है और आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और सीधी इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, बोलने के लिए हम इसको सॉलिड स्टेट का सवाल बोल सकते हैं, बट ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है। हो क्या रहा है देखें। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्साइड सैंपल है, मेटल डिफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल है, जिसका फॉर्मूला आपको दे रखा है MxY2O4। यहाँ पर M और Y आपके मेटल्स हैं, और मेटल आपका जो है M है ये आपका +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। Y का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और हमें ये भी दे रखा है कि फ्रैक्शन ऑफ M2+ आयन जो है वो 1/3 है। तो हमें बेसिकली x की वैल्यू बतानी है। तो हमें यहाँ पे करना है क्या, हमें यहाँ पे सिंपली चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, आइए देखो। अगर आप यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका चार्ज -8 आएगा, क्योंकि हर ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग चार्ज आपका -2 होगा। अगर मेटल की बात करें Y, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो 2 मेटल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर चार्ज आ जाएगा आपका, या 2 Y के करस्पॉन्डिंग चार्ज आएगा +6, ठीक है। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मान लूँ तो नेट चार्ज आपका 0 होगा, और नेट चार्ज अगर 0 होगा तो डेफिनेटली आपके जो दोनों मेटल होंगे या जो भी मेटल है अपने पास M, इसके करस्पॉन्डिंग चार्ज आएगा आपका +2, तभी आपका ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो M के ऊपर नेट चार्ज 2 आना चाहिए, राइट। अब ये ध्यान रखना है कि M आपका +2 स्टेट भी शो कर रहा है और +3 स्टेट भी शो कर रहा है। टोटल एटम कितने हैं, X, उसमें से कितना फ्रैक्शन आपका 1/3 है, कितना फ्रैक्शन आपका M2+ है 1/3 है, और जो रिमेनिंग 2/3 होगा डेफिनेटली वो M+3 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर चार्ज ऑफ M मेटल आयन की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 1/3 ऑफ X, टोटल एटम कितना अपने पास X, उसमें 1/3 एटम हो जाएंगे 1/3x, और इनके करस्पॉन्डिंग चार्ज जाएगा आपका +2। हर एक आयन का चार्ज कितना है, +2, ठीक है। और M2+ की जो बात हो गई, M3+ की अगर बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन आपका यहाँ पे 2/3 है, राइट। और टोटल एटम X, तो M+3 आयंस की जो M+3 के जो आयंस होंगे वो 2/3x होंगे, और इनके करस्पॉन्डिंग अगर चार्ज देखेंगे तो चार्ज रहेगा आपका +3।
हमने यहाँ पे मेटल आयन M के करस्पॉन्डिंग चार्ज देखा है, तो टोटल एटम X, फ्रैक्शन आपका 1/3, तो इतने एटम्स आपके +2 की स्टेट में ये चार्ज हो जाएगा। 2/3 आपके +3 की स्टेट में है, तो टोटल एटम आपके 2/3 X हो जाएंगे और चार्ज आपका +3 हो जाएगा। और ये नेट चार्ज आपका होना चाहिए, जैसा हम डिस्कस किया, ये चार्ज हो जाएगा आपका +2 के बराबर। दैट्स इट। तो इसको सॉल्व करके हम लोग X निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखें अगर, तो जाएगा आपका 2x/3, इसके करस्पॉन्डिंग आपका चार्ज 2x और नेट चार्ज आपका +2। तो 2 से 2 कैंसिल अगर करें अपन यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x/3 + x 4x/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, और अगर x देखेंगे तो ये जाएगा 3/4, 3/4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जाएगी आपकी 0.75, राइट। तो हमें सिंपली यहाँ पर चार्ज बैलेंस करके सवाल को सॉल्व करना था। देख सकते हैं मेटल डिफिशिएंट कंपाउंड अपना ये था, और चार्ज बैलेंस करें, ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग नेट चार्ज आपका -2, वाई के करस्पॉन्डिंग नेट चार्ज आपका +6, ठीक है। एक्स एटम आपके M के हैं, जिसमें से 1/3 आपके +2 के करस्पॉन्डिंग है, तो उसका चार्ज हो जाएगा, और 2/3 आपके +3 के करस्पॉन्डिंग है, जिसका चार्ज हो जाएगा। तो आपको नेट चार्ज लिखना है ओवरऑल कंपाउंड का, और सिंस ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड है, नेट चार्ज को 0 से इक्वेट कर आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो ये पहले 2 सवाल। अगला जो सवाल है, ये सवाल है आपका नाइट्रोजन फैमिली से। आइए देखते हैं। द स्पीशीज फॉर्म ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन अ पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक डिफरेंट टाइप का सवाल है, इस तरह के सवाल पहले नहीं पूछे गए। आइए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर बात करें तो दिस कंपाउंड इज बेसिकली PCl5, राइट। और फ्लोरिनेशन करवा रहे हैं, तो फ्लोरिनेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग इसमें क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे फ्लोरीन से, राइट। और सॉल्वेंट कैसा अपने पास, सॉल्वेंट अपने पास पोलर सॉल्वेंट। तो पहली बात तो ये कि अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो PCl5 आपका आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयनिक फॉर्म में कैसे, तो ये एग्जिस्ट करेगा आपका PCl4 प्लस और PCl6-, ठीक है। तो अगर ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इन आयनिक फॉर्म के अंदर अगर आपको फ्लोरीन को रिप्लेस करना है फ्लोरीन से, तो आपको आयनिक कंपाउंड ही मिलेगा। और अगर आयनिक कंपाउंड ही मिलना है तो डेफिनेटली आप ऑप्शन C और ऑप्शन D को रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इवेंचुअली मिलना आयनिक कंपाउंड ही। एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे जब फ्लोरीन को लेकर आएंगे क्लोरीन की जगह और क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे F- से, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंप्लीटली रिप्लेस नहीं होना चाहिए। इस तरह का कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर PF5 की बात करें तो PF5 आपका आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, PCl5 आपका आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, PF5 आपका आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर PF5 आपका आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस ऑप्शन को भी हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। और अगर 3 ऑप्शन रूल आउट कर दें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन B। तो यहाँ पे होगा क्या, जो F- आएगा वो Cl- को रिप्लेस करेगा, पार्शियली रिप्लेस कर सकता है, कंप्लीटली नहीं कर पाएगा, और अगर पार्शियली रिप्लेस करेगा तो आपके पास एक ही पॉसिबल ऑप्शन आ सकता है, दैट इज ऑप्शन B, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इससे का आपको कंपाउंड मिल जाएगा पार्शियली अगर अपन रिप्लेस करते हैं तो। अगला जो सवाल है, ये सवाल आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और काफी अच्छा सवाल है। आइए देखें। आपके पास एक बार सोल्यूशन है हाइड्रोजीन का, हाइड्रोजीन इज N2H4, और इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं O2 से, ठीक है। thereby रिलीजिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये काम हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं तो बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ एग्जांपल है आपका फ्यूल सेल का, ठीक है। आपको यहाँ पे दे रखा है वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज N2 गैस, ठीक है। N2 गैस हमें मिल रहा है और हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो एक एक करके सारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन A की बात करें, OH- आयन रिएक्ट विद N2H4 एट द एनोड टू फॉर्म N2 गैस। क्या ये सही हो सकता है? अगर N2H4 की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन -2 की स्टेट में है और यहाँ पर नाइट्रोजन आपका 0 की स्टेट में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होता है। OH- आयन अगर है तो मीडियम आपका बेसिक होगा, तो OH- N2H4 के साथ रिएक्ट कर N2 बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप अगर इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, एनोड के करस्पॉन्डिंग N2H4 हाइड्रोजीन, राइट। ये आपका OH- के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा किसके अंदर, N2 में, और साथ में हमें बता रहा है वाटर, ठीक है। तो अगर 2 हाइड्रोजन के जो 4 हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग है तो यहाँ पे 2H2 मॉलिक्यूल्स जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे अपने पास 4 OH- जाएगा,
इनफैक्ट 4H माइनस हो जाएगा, और अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर अपने पास 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे किसके, वाटर के, और साथ में हम लोग रिलीज कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है जो कि एनोड के ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पर OH माइनस रिएक्ट कर रहा है N2H4 के साथ, एनोड पर N2 गैस बना रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये बात सही है। एनोड पे ही आपका ऑक्सीडेशन होगा और N2H4 कन्वर्ट होगा किसके अंदर, N2 में। ऑप्शन बी की बात करें, कैथोड पर N2H4 आपका ब्रेक कर रहा है N2 में, ये सरासर हम लोग गलत बोल सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन -2 से अगर 0 में जा रहा है तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन है जो कि एनोड पे होगा, कैथोड पे नहीं हो सकता। सी की बात करें, एट द कैथोड मोलिकुलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH माइनस। मोलिकुलर ऑक्सीजन जो कि होता है आपका O2, क्या O2 आपका OH माइनस में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। इनफैक्ट ये रिएक्शन अगर देखेंगे तो ये रिएक्शन आपका रिडक्शन है, ऑक्सीजन आपका 0 से -2 की स्टेट में जा रहा है। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ वाटर O2 के साथ कन्वर्ट होगा OH माइनस में, ठीक है। और अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे अपने पास ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो O2 आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर, OH माइनस में। ये रिएक्शन होगी आपकी कैथोड पर, ये बात सही है, ठीक है। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तब मिल सकते थे जब O2 और N2 कांटेक्ट में आए, पर क्या O2 N2 कांटेक्ट में आ सकते हैं? नहीं। देखिए ये प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, तो हमारे पास एक फ्यूल सेल है जहाँ पर N2H5 आपका ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर और O2 आपका रिड्यूस होगा कैथोड पर। एनोड पे आप देख सकते हैं रिएक्शन आपका ऐसा होगा जिसमें N2H4 ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, N2 में, इलेक्ट्रॉन बूस्ट करेगा। कैथोड पे आपका O2 कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में। ओवरऑल आप नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, पर रिमेंबर दिस कि O2 कैथोड पे इन्वॉल्व हो रहा है, N2H4 O2 पे इन्वॉल्व हो रहा है, और N2 और O2 का आपस में कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पे हो नहीं रहा है डायरेक्टली। अगर N2 O2 आपस में कोई कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, या N2H4 और O2 भी आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, अगर आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे तो फिर ये ऑक्सीडाइज होकर आपको ऑक्साइड्स ऑफ NO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल ऑप्शंस आएंगे हमारे पास A सही होगा, B गलत होगा, C सही है, और D डेफिनेटली आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। पॉसिबल आंसर विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी A एंड C, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है केमिकल बॉन्डिंग से, और ये काफ़ी फेयरली सिंपल सवाल है। आइए देखते हैं। हमसे पूछा रहा है कि कौन से कंपाउंड ऐसे इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है। पेरोक्साइड लिंकेज वो होता है जिसके अंदर हमारे पास OO टाइप का लिंकेज हो। तो अगर हमें इसके स्ट्रक्चर्स मालूम है, अगर ये जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, अगर इन्हें स्ट्रक्चर्स हमें मालूम है तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। तो जो पहला कंपाउंड है H2SO7, दिस इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर SOS लिंकेज होता है और कोई भी आपके पास OO लिंकेज या पेरोक्सी लिंकेज नहीं होता। सेकेंड कंपाउंड की बात करें H2H2O8, तो ऑब्वियसली पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगर सेकेंड की बात करें H2H2O8, ये कहलाता है आपका मार्शस एसिड या पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी एसिड नाम में छुपा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पेरोक्सी लिंकेज होगा। स्ट्रक्चर्स हमें मालूम होना चाहिए। थर्ड की बात करें H2SO5, ये होता है आपका पायरो सल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड में भी कोई आपका O लिंकेज या पेरोक्सी लिंकेज नहीं होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हालांकि अनस्टेबल कंपाउंड होता है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई पेरोक्सी लिंकेज नहीं है। और अगर D की बात करें H2SO5 विच इज कैरोस एसिड, तो कैरोस एसिड आपका एक पेरोक्सी एसिड होता है, इसको हम लोग पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं या कैरोस एसिड बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसके अंदर हमारे पास OO लिंकेज होते हैं, राइट। तो इसी के से हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। हमें स्ट्रक्चर्स मालूम होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर्स मालूम है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कंपाउंड आपके पेरोक्सी कंपाउंड थे। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिस इज फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट। सरफेस केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक अच्छा सवाल बनाया गया है। आइए देखें। टू फॉर्म अ कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिडिक एसिड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल 100 ml 0.5 मोलर एसिडिक एसिड वाज यूज्ड। तो 100 ml 0.5 मोलर एसिडिक एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं और इसको हम लोग चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, ठीक है। हमें ये भी गिवन है कि एसिडिक एसिड का कुछ अमाउंट आपका अनअब्जॉर्ब है, और जो रिमेनिंग आपका अनअब्जॉर्ब एसिडिक एसिड है इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 40 ml 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन से। हमें ये दे रखा है कि हर एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग इतना एरिया ऑक्यूपाई होगा, तो हमें बताना है कि पी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एसिडिक एसिड के कितने मिलीमोल्स इनिशियली थे और कितने मिलीमोल्स फाइनली रहेगा। तो 100 ml 0.5 मोलर एसिडिक एसिड अगर अपने पास है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो मिलीमोल्स एसिडिक एसिड के हम लोग यूज़ करेंगे या इनिशियली है हमारे पास वो हो जाएंगे 50।
ठीक है। सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन्स अनअब्जॉर्ब। टू न्यूट्रलाइज द अनअब्जॉर्ब एसिटिक एसिड 40 ml 1 मोलर NaOH आपका यूज हो रहा है। तो जो मिलीमोल्स NaOH के हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये 40 होंगे और रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। एसिटिक एसिड आपका NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम एसीटेट along with water। तो अगर हमारे पास एसिटिक एसिड के या NaOH के 40 मिलीमोल्स हैं तो ऑब्वियसली एसिटिक एसिड के 40 मिलीमोल्स यहाँ पे कंज्यूम होंगे और अगर 50 में से 40 मिलीमोल्स आपके कंज्यूम हो जाएंगे तो 10 मिलीमोल्स एसिटिक एसिड के हमारे पास बचेंगे। तो जो मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हमारे पास बचे हैं दैट इज 10। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट करना चाहेंगे तो दैट इज 10/1000। ये तो अगर हमारे पास मोल्स इनटू Na करेंगे तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और हमसे ये पूछा है कि हर मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग कितना एरिया होगा। तो टोटल एरिया भी हमें यहाँ पे गिवन है 1.5 × 10⁻²। अगर टोटल एरिया को हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे तो पर मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग एरिया में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल अगर डिस्कस करना चाहो कि कितना होगा तो विल बी टोटल एरिया। टोटल एरिया जो है वह है आपके पास 1.5 × 10⁻², राइट। इतना मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ध्यान रखें 1 ग्राम चारकोल ही ले रहे हैं तो इतना एरिया हमारे पास अवेलेबल है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पे हो जाएगा आपका Na/100। तो Na × 100 इतने हमारे पास एरिया होगा पर मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग। अगर इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पर अगर तो दिस इज 150 × 100 और Na के लिए अगर रखें 6 × 10⁻23 तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा आपका 2500 × 10⁻23 इतना मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड और हमें दे रखा है कि ये P × 10⁻23 है। तो अगर आप इससे कंपेयर करना चाहें P × 10⁻23 से तो क्लियरली देख सकते हैं कि जो P का वैल्यू होगा दैट इज नथिंग बट 2500, राइट। तो आप देख सकते हैं मिलीमोल्स हमारे पास 50 थे। रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग 40 मिलीमोल्स NaOH अगर कंज्यूम हो रहे हैं तो 40 मिलीमोल्स एसिटिक एसिड के कंज्यूम होंगे। इसका अंदर जो एब्जॉर्ब होंगे वो 10 मिलीमोल्स होंगे। 10 मिलीमोल्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। हमें टोटल एरिया गिवन था और टोटल एरिया को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि पर मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग कितना एरिया एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट।